हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी बाई फस्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले हमने एक क्लास कर लिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप सभी उस क्लास को भी अवश्य देखें, और आज का ही हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। तो जब हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आपको पता है इनपुट डिवाइस एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट डिवाइस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसे जिन उपकरणों की मदद से कंप्यूटर को डेटा व निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं या इनपुट डिवाइस कहते हैं। द डिवाइसेज विद द हेल्प ऑफ विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। एग्जाम्पल के लिए जैसे कीबोर्ड आपका हो गया, है ना, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कार्ड रीडर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, MICR, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस के ही एग्जाम्पल हैं। अब एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड की बात करेंगे। आप सब जानते हैं कीबोर्ड काफ़ी कॉमन इनपुट डिवाइसेस में आता है। कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा और चिन्हों को इनपुट करने के लिए होता है। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, लगभग 104 कीज होती है एक सामान्य कीबोर्ड में। अब अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे दिया गया है, क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था, जिन्होंने 1867 में यानी 1867 में इसका आविष्कार किया था। और उस समय से पहले टाइपराइटर अस्तित्व में थे, लेकिन उनमें से किसी के पास कीबोर्ड नहीं था। पहला काम करने वाला कीबोर्ड 1867 तक विकसित किया गया था, हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सका था। तो याद ये रखना है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा किया गया था 1867 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका कीबोर्ड दिया गया है और कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, बहुत सारी कुंजियाँ होती हैं। ये तो आप जान ही चुके हैं कि कीबोर्ड का काम डेटा को इनपुट करना होता है, सिस्टम तक डेटा को पहुंचाना होता है। तो इसमें अलग अलग टाइप की बहुत सारी कुंजियाँ होती हैं, इनके बारे में समझेंगे। जैसे आपके कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कुंजियाँ होती हैं, है ना। अल्फ़ाबेट कुंजियाँ ये जो आपके कीबोर्ड में होती हैं A से लेकर Z तक होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर कुंजियाँ दी गई हैं ये आपके सभी अल्फ़ाबेट कुंजियाँ हैं। A से लेकर Z तक इनकी संख्या होती है। उसके बाद में नंबर कीज होती हैं जो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। ठीक है, 0 से 9 तक नंबर कीज होती हैं। स्पेस बार की होती है, जैसे हम स्पेस दे सकते हैं, सबसे बड़ी की होती है आपके कीबोर्ड में। तो कई बार ये सवाल पूछते हैं कि सबसे बड़ी की का नाम क्या होता है, तो सबसे बड़ी जो कुंजी होती है उसी को स्पेस बार कहा जाता है। और एंटर की होती है। एंटर की क्या करती है, आप जब भी किसी भी कमांड को देते हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना, आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एंटर की होता है इसे हम ओके भी कह सकते हैं। जैसे हमें क्या ना एंटर करना है, क्लिक करना है, तो हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल की होती हैं आपके कीबोर्ड में। उसके बाद में शिफ्ट की होती हैं, बैक स्पेस कुंजियाँ होती हैं, डिलीट कुंजियाँ होती हैं। ठीक है, बैक स्पेस की होती है और डिलीट कुंजी होती है। आप कुंजियाँ नहीं बोलेंगे, कुंजी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर की हो गई आपकी, कंट्रोल की आपकी हो गई, शिफ्ट की होती है, बैक स्पेस की होती है, डिलीट की होती है, स्कैप की होती है जैसे ESC नाम से जाना जाता है, कैप्स लॉक होता है, कर्सर कंट्रोल कीज होती हैं, और न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड में 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं और ये आपके कीबोर्ड में राइट साइड की तरफ होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिक कीपैड होता है जहाँ पर नंबर्स दिए गए होते हैं। बाकी वहाँ पर जैसे डिवाइड का है ना, स्टार का सिंबल है, प्लस माइनस है, एंटर बटन होता है, ये सारे वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे याद ये रखना है जो आपकी कंट्रोल कुंजियाँ होती हैं, जैसे कंट्रोल है ना, उसके बाद ऑल्ट है, नीचे यहाँ दिया गया है, देखो यहाँ लिखा हुआ है नोट करके। नोट्स ऐसे बने हैं कि हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। जैसे कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट की जो होती हैं वो मॉडिफायर कुंजियाँ होती हैं, इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। तो ये बात एग्जाम में पूछता है, याद रखना है सभी को। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट यानी ऐसी कुंजियाँ जिसके इस्तेमाल से किसी दूसरी कुंजी का जो फंक्शन है वो मॉडिफाई हो जाए तो उसी को मॉडिफायर की कहा जाता है। जैसे आपने केवल P प्रेस किया तो
तो P लेटर टाइप हो जाएगा। लेकिन जब आप कंट्रोल के साथ में P दबाओगे तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। यानी इस P का अब काम बदल गया, इसका फंक्शन चेंज हो गया केवल कंट्रोल के दबाने से। तो कंट्रोल कुंजी, ऑल्ट कुंजी, शिफ्ट कुंजी, इनके इस्तेमाल से किसी दूसरी कुंजी का फंक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए इनको मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। ओके, अगर हम देखें पहला कीबोर्ड कब बना, 1868 में बना, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा इसको बनाया गया था। अब बात करते हैं माउस की। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो जो माउस है आपका, ये इनपुट तो है बट साथ ही साथ इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हम माउस के सहायता से क्या करते हैं, स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम कहीं पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। सामान्यतः माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है ना, जिसका इस्तेमाल हम पेज को ऊपर या नीचे करने में करते हैं, पेज को स्क्रॉल करने में करते हैं। पहला कंप्यूटर माउस प्रोटोटाइप 1964 में बनाया गया था और इसका आविष्कार स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉगलस एंजलवर्थ ने अपनी शोध प्रयोगशाला में किया था। यानी पहला कंप्यूटर का माउस 1964 में बना और इसका आविष्कार स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉगलस एंजलवर्थ के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। माउस, जैसा कि मैंने बताया आपको, माउस में 3 बटन मुख्यतः होते हैं। एक आपका यहाँ पे राइट बटन होता है, ये वाला आपका राइट बटन होता है, ये आपका होता है लेफ्ट बटन। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा उल्टा लगाया गया यहाँ पे माउस, तो आप उधर से पकड़ेंगे इसको तो ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला आपका लेफ्ट बटन हो जाएगा। सारा काम जो होता है वो लेफ्ट वाले बटन से ही होता है। राइट बटन से कुछ स्पेशल काम करते हैं, जैसे आपको रिफ्रेश करना है ना, आपको किसी को कॉपी या पेस्ट करना है, आपको डिलीट करना है, तो आप राइट बटन प्रेस करते हैं। नॉर्मली हम क्लिक करने के लिए लेफ्ट बटन का ही इस्तेमाल करते हैं। और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, तो इस पहिए से क्या होगा, पेज को ऊपर या नीचे हम करते हैं, मीन स्क्रॉल करते हैं। कंप्यूटर माउस को 1960 के दशक में डॉगलस एंजलवर्थ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1960 का दशक, जैसा कि मैंने डेट यहाँ बताई थी 1964 में बना था, तो आप अगर दशक में बोलेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं 1960 के दशक में माउस का आविष्कार किया गया था। माउस का बायां बटन को दायां बटन तथा दायां बटन को बायां बटन भी बना सकते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में पूछता है। तो माउस का जो बटन है उसका जो कार्य है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट वाले कार्य राइट के पास कर सकते हैं और राइट वाला जो कार्य होता है वो लेफ्ट वाले के पास कर सकते हैं। यानी माउस में जो बटन होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। माउस की प्रॉपर्टी को कंट्रोल पैनल से बदला जा सकता है। तो माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया है। इसी प्रकार से स्कैनर की बात करें तो स्कैनर का इस्तेमाल किसी भी प्रिंटेड या लिखी हुई जानकारी को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है। जैसे आपने कोई चीज़ प्रिंट कर दी है या कोई बुक वगैरह है या कोई फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह है, उनको जब हमें कंप्यूटर में ले जाना होता है तो हम स्कैनर से स्कैन करते हैं। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कागज़ रखना है जिसको स्कैन करना है और आप सिस्टम से स्कैन करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में डेटा को पहुँचा देगा। मीन यह एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे डेटा को इनपुट करेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। ऐसे ही अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसका इस्तेमाल ध्वनि को डिजिटल अवस्था में बदलने के लिए होता है। आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो माइक्रोफोन ही रिकॉर्ड करेगा, ये ध्वनि को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम में भेज देगा। ठीक है, तो माइक्रोफोन भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोफोन है और इस माइक्रोफोन के द्वारा ही हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसका इस्तेमाल स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए होता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो जो आपकी जॉयस्टिक होती है इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और अधिकांश गेम वगैरह खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वेब कैमरा जो होता है इसे वेब कैम कह सकते हैं, वेब कैमरा कह सकते हैं। तो वेब कैमरा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैमरा जो होता है इसके द्वारा आप जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना है, कई बार आपको है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। और वेब कैमरा आपके सबके लैपटॉप में होता है तो इसके द्वारा भी डेटा इनपुट किया जाएगा। ठीक है,
और अगला है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, इसे फिंगर या स्टाइलस के द्वारा हम इस्तेमाल करते हैं। तो टच स्क्रीन को हम फिंगर या स्टाइलस के द्वारा चलाते हैं, तो टच स्क्रीन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है, ध्यान रखना है। ऐसे फिर आपका होता है OCR, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। तो OCR एक मशीन है जो प्रिंटेड या इमेज टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस मशीन का ज़्यादातर इस्तेमाल डेटा एंट्री रिकॉर्ड, पासपोर्ट दस्तावेज, चालान, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटरीकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड और स्टैटिक डेटा इत्यादि को प्रिंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और हमारे सिस्टम में भेजता है। तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया, जैसे यहाँ पर देखो OCR से स्कैन किया जा रहा है, ठीक है। फिर होता है एक MICR, जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल बैंकों में चेक को रीड करने के लिए होता है। जो आपका MICR होता है, तो इससे क्या होता है, चेक को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये चेक जो होता है आपका, उस चेक पर एक चेक नंबर दिया होता है, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होता है। तो MICR का काम क्या होता है, जो मैग्नेटिक इंक से लिखा गया है उसी को रीड करता है, इसलिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहलाता है और ये चेक को रीड करने का काम करता है। फिर होता है OMR, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल कागज़ पर बने चिन्हों को पढ़ने के लिए होता है। जैसे आपने कई बार एग्ज़ाम दिया होगा, तो OMR सीट पर आपने एग्ज़ाम दिया होगा और यहाँ पर है ना, आपको ऐसे जो गोले होते हैं ना, उनको ब्लैक करना पड़ता है। और ये कंप्यूटर जो मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये OMR रीडर है और इसमें एक कॉपी डाली जाती है, फिर ये इसको स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद में ये रीड करेगी कि कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए होते हैं, ठीक है। इसका जो डेटा होता है इस कॉपी का, वो पहले से सिस्टम पे फीड होता है। उसमें ये फीड होता है कि पहले क्वेश्चन का कौन सा वाला सही है, दूसरे का कौन सा वाला सही है, और आपने जो अपनी कॉपी पे टिक किए होते हैं, तो जब आप स्कैन करते हैं यहाँ पे, तो वो मैच करता है आपके सिस्टम से कि भाई आपने जो ब्लैक किया है वही वाला, सिस्टम में जो दिया है वही वाला आपने ब्लैक किया कि दूसरा किया। तो अगर आपके सिस्टम में जो है और आपने कॉपी पे जो लगाया वो मैच करेगा तो आपको नंबर मिलेगा, मैच नहीं करेगा तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो OMR रीडर मशीन होती है, ये OMR सीट को रीड करने का काम करती है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ऐसे फिर बार कोड रीडर होता है, तो इसका इस्तेमाल उत्पादों पर बने हुए बार कोड को रीड करने के लिए होता है। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कई बार देखा हो आपने, कोई टी-शर्ट आप ले रहे हैं, तो वो बार कोड से क्या करेगा, उसको स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो ये बार कोड को रीड कर सकता है, यानी जो भी बार कोड होता है उस बार कोड को रीड करने के लिए जो मशीन होती है उसी को हम बार कोड रीडर कहते हैं। और यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। बार कोड रीडर हो या QR कोड रीडर हो, ये इनपुट डिवाइसेज में आते हैं। फिर आपकी ट्रैक वाल होती है। तो ट्रैक वाल माउस के समान ही होती है, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ एक बॉल लगी होती है जिसे घुमाकर हम कंट्रोल को मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ट्रैक वाल होती है, इसमें बॉल ऊपर की साइड में होती है, माउस के समान ही काम करती है। तो यह भी आपकी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हो जाती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसके द्वारा डेटा प्रिंट होता है या फिर मॉनिटर पर दिखाई देता है या फिर हम उसे ध्वनि के रूप में सुन पाते हैं, वो सब डिवाइसेस आउटपुट होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से सूचनाओं को यूजर तक पहुंचाया जाता है, अर्थात ऐसे डिवाइस जिसका इस्तेमाल डेटा को आउटपुट करने के लिए होता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा है मॉनिटर। तो यह एक आउटपुट डिवाइस का प्रकार है जिसका इस्तेमाल मॉनिटर पर आउटपुट देखने के लिए होता है। यानी जो मॉनिटर होता है इससे हम डेटा को आउटपुट करते हैं ताकि यूजर देख पाए। मॉनिटर को VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर निम्न प्रकार के होते हैं। मॉनिटर में अगर देखें तो जैसे CRT मॉनिटर होता है जिसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, LCD होता है जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। LED होता है जिसे लिक्विड इमिटिंग डायोड कहते हैं। TFT होता है जिसे हम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। OLED होता है जिसे ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। और AMOLED होता है जिसे एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे मॉनिटर होते हैं। ये सभी मॉनिटर कैसे होंगे, आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे। ऐसे ही फिर हमारा प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। इसका इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को प्रिंट करने के लिए होता है। हम अगर कुछ भी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रिंटर दिया गया है। और प्रिंटर जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट में आता है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इस प्रकार के प्रिंटर स्याही वाले रिबन पर प्रहार करते हैं और कागज़ पर छाप छोड़ते हैं, अर्थात ये कागज़ पर टच होते हैं। जो इम्पैक्ट होते हैं वो कागज़ को टच करते हैं।
ये प्रिंटर शोर करते हैं तथा धीमे और ख़राब गुणवत्ता वाले होते हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, डेजीफिल प्रिंटर हैं, लाइन प्रिंटर हैं, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और ध्यान रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर ये पुराने ज़माने के प्रिंटर हैं, पहले के प्रिंटर हैं, ठीक है, आज के नहीं हैं। तो इसमें जो है ये पेपर पर टच होते हैं तभी छाप छोड़ते हैं और ध्वनि बहुत करते हैं। दूसरा टाइप होता है नॉन इम्पैक्ट का। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि बिना प्रहार किए प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, है ना, लेजर हो गया, इंकजेट हो गया और थर्मल हो गया। तो इंकजेट प्रिंटर है आपका, लेजर है, थर्मल प्रिंटर है, ये सभी नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। अब अगर हम देखें इंकजेट प्रिंटर, तो इस प्रकार के प्रिंटर में छपाई के लिए कागज़ पर स्प्रे होता है तथा इस प्रकार के प्रिंटर में हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। यानी ये क्या करेगा, स्प्रे करेगा छापने के लिए, कागज़ को टच नहीं करता है। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के रंग होते हैं जिसे CM बाई के कहा जाता है। जो आपके इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसमें 4 टाइप के रंग होते हैं। C फॉर यहाँ सियान होता है, Y फॉर यहाँ येलो होता है, M फॉर मैजेंटा होता है और K फॉर यहाँ ब्लैक होता है। तो याद रखना है, K का मतलब यहाँ आप कहोगे सर ब्लैक कैसे हो गया, तो K का मतलब यहाँ ब्लैक ही होता है, ध्यान रखना है। CM बाई K, इसमें 4 कलर होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एप्सन का प्रिंटर दिया गया और उसमें देखो 4 कलर यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगला जो टाइप है वो है लेजर प्रिंटर, और लेजर भी आपका एक नॉन इम्पैक्ट में ही आता है। इसमें एक ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है और उस पर लेजर बीम गिरती है जब पेपर प्रिंटर से निकलता है। इस प्रकार के प्रिंटर में ब्लैक टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ब्लैक टोनर पड़ता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इस प्रकार के प्रिंटर की स्पीड PPM यानी पेज पर मिनट में मापते हैं। तो देखो जो आपका लेजर प्रिंटर होता है, ये अगर हमें ज़्यादा वर्क करना है, ज़्यादा काम करना है, तो हम लेजर प्रिंटर ही इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी टिकाऊ प्रिंटर होता है और इसमें एक टोनर का इस्तेमाल किया जाता है ना, ब्लैक टोनर होता है। एक सूखी इंक होती है, सूखी स्याही पड़ती है इसके अंदर और उसी से ये प्रिंट करता है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जो हीट करता है और जब ये प्रिंटर हीट करता है तो जो कागज़ होता है उस पर छाप होती है उस सूखे पाउडर के द्वारा, ठीक है। फिर एक टाइप होता है थर्मल प्रिंटर का। तो इस प्रकार के प्रिंटर थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्याही का इस्तेमाल नहीं होता है। इस प्रकार के प्रिंटर इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने में होता है, बस टिकट निकालने में होता है, शॉपिंग मॉल में होता है, ATM मशीन रिसीट देने में होता है, आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर बस पर यात्रा करते हैं और कई बार आपने टिकट बनवाया होगा तो वो एक थर्मल प्रिंटर के द्वारा ही टिकट को निकाल देते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर की स्पीड CPS में मापते हैं, यानी कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है, जो आपके थर्मल प्रिंटर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से थर्मल प्रिंटर होता है और ये कागज़ जो होता है ये नॉर्मल कागज़ नहीं होता है, ये नॉर्मल कागज़ नहीं है, थर्मोक्रोमिक पेपर होता है। इस पेपर का नाम होता है थर्मोक्रोमिक पेपर और इस पेपर पर, इसके पेपर के अंदर ही कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन होता है। तो इसमें भी एक हीट एलिमेंट लगा होता है। जब ये हीट करता है तो कागज़ गर्म होता है और ऐसे में जो कैरेक्टर छापने होते हैं वहाँ पर हीट एलिमेंट अपना काम करता है और ये ब्लैक कार्बन उभर आता है कागज़ पे। तो कई बार आपने देखा होगा ना, इस प्रिंटर से जब आप प्रिंट करते हैं और वो अगर आपने कागज़ कुछ दिन के लिए रख दिया तो ये जो प्रिंट हुआ है ना वो उड़ जाता है, मतलब ये फिर दिखेगा नहीं, बड़ा भद्दा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो थर्मोक्रोमिक पेपर होता है इसी के अंदर इंक लगा होता है, मीन कार्बन लगा होता है और जब हीट एलिमेंट उस पर पड़ता है तो वहाँ पर वो कार्बन उभर के बाहर आ जाता है और ऐसा लगता है कि प्रिंट हो गया है। तो ये जो प्रिंटर के टाइप अभी आपने पढ़ी, ये सब नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। जो अभी हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें ये सारे प्रिंटर काम कर रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा था? EP101 था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, डेवलप किया था जापानीज कंपनी एप्सन ने 1968 में। तो पहला प्रिंटर 1968 में एप्सन कंपनी ने EP10 बन दिया है, ये आपको याद रखना है। प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं और आमतौर पर हम USB पोर्ट के द्वारा ही कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल पोर्ट से भी जोड़ा जा सकता है और USB पोर्ट से भी जोड़ा जा सकता है। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। 1990 के दशक में पैरेलल पोर्ट वाले प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल तो सारे USB वाले होते हैं और अब तो सब ब्लूटूथ वाले भी आ गए हैं, आप ना ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि 1990 के दशक में पैरेलल पोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंटर के पास अपनी एक मेमोरी भी होती है जिसे स्पूलर डायरेक्टरी भी कहा जाता है। आप जो भी कमांड प्रिंट करने के लिए देते हैं सभी स्पूलर डायरेक्टरी में क्रम से लग जाती हैं
और प्रिंटर सभी को एक एक करके प्रिंट कर देता है। जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं कर देता है तब तक कमांड स्पूलर डायरेक्टरी में रहती है और इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहा जाता है। तो स्पूलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दी तो आपने जैसे ही कंट्रोल पी दबाया कागज़ प्रिंट हुआ, तो जो प्रिंट की कमांड है वो स्पूलर के जो आपका प्रिंटर होता है उसमें स्पूलर डायरेक्टरी में क्या होता है, सेव हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, यानी वो कमांड वहाँ पे पहुँच गई और जब तक वो प्रिंट नहीं कर देगा, ठीक है, तब तक कमांड वहाँ पे रहेगी। जैसे प्रिंट हो जाएगा तो वो कमांड यहाँ से हट जाएगी और इस प्रक्रिया को स्पूलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम प्रिंटर की स्पीड को देखें कि कैसे मापते हैं, तो देखो CPS में मापते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड में मापते हैं। ये थर्मल प्रिंटर में होता है जो CPS से मापते हैं। LPM से मापते हैं यानी लाइन पर मिनट, ये लाइन प्रिंटर में होता है। और PPM से मापते हैं पेज पर मिनट, ये इंकजेट और लेजर प्रिंटर में होता है जहाँ पर हम पेज पर मिनट से प्रिंटर की स्पीड को मापते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स की स्पीड को अलग अलग प्रकार से मेजर करते हैं। नॉर्मली हम PPM में मापते हैं, पेज पर मिनट में मापते हैं, जो हमारे इंकजेट और लेजर प्रिंटर होते हैं। तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होगा, ये आपने समझ लिया है और इसके टाइप भी समझ लिए हैं। अब बात करते हैं प्लॉटर की। प्लॉटर भी प्रिंटर के समान ही होते हैं। ये अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक तथा चित्र छापने के लिए होते हैं। इसका इस्तेमाल आर्किटेक्चर तथा बड़े बड़े मैप प्रिंट करने में होता है। ठीक है, तो जो प्लॉटर होते हैं इससे क्या होता है, बड़े बड़े बैनर, फ्लैक्स बोर्ड वगैरह हम प्रिंट कर सकते हैं। एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस से प्रिंटर के समान ही ये काम करते हैं। फिर होता है स्पीकर। तो स्पीकर ध्वनियों को आउटपुट देने के लिए होता है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें जो वॉइस होगा वो आपको स्पीकर के द्वारा ही सुनाया जाएगा। इसका प्रयोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में होता है, जिससे कोई भी साउंड या म्यूजिक को हम आसानी से सुन सकते हैं, सुना जा सकता है। तो प्रिंटर कैसा हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर होता है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में हम प्रयोग करते हैं। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, जैसे आप लैपटॉप में जो चला रहे होते हैं वो इस प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ से जो लाइट निकल रही है आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टर किसी बाल पर, किसी पर्दे पर पड़ेगा और वहाँ पर आपको चित्र दिखाई देगा जो भी आपके सिस्टम में होगा। तो सिस्टम का डेटा क्या कर रहा है, ये आउटपुट कर रहा है, इसलिए प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। हेडफोन की बात करें तो हेडफोन भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जिसे आप अपने सर में पहनकर सुन सकते हैं। तो हेडफोन जो होता है वो सर में पहनने वाला होता है, जिसे हम पहन सकते हैं और ध्वनि हम फिर सुन सकते हैं, कोई भी म्यूजिक वगैरह हम सुन सकते हैं। ईयरफोन होता है तो ईयरफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है और इसे हम अपने कानों में पहन सकते हैं, कानों में लगा सकते हैं। तो ये आपका एयरफोन होता है और इससे भी हम ध्वनि सुनते हैं, कोई म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझा है। ठीक है, और अगली क्लास में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आपको समझ आया होगा और इस क्लास का PDF भी साथ में दिया गया है, तो उस PDF से भी आप सभी वापस से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप सबको कभी भी ऐसा लगे कि सारा कुछ समझ नहीं आया है तो एक बार दोबारा से देखना है, वीडियो को रिपीट अवश्य करना है, रिवाइज करना है और सभी बच्चे अपने नोट्स बनाएंगे। हालांकि PDF सबको दिया गया है लेकिन आप सबको नोट्स अवश्य बनाने हैं। तो आप अपनी कॉपी पर ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट डाउन करते चलिए, साथ साथ थ्योरी के नोट्स बनाते चलिए। फिर देखिए आपकी तैयारी कैसी होती है क्योंकि यहाँ पर जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं, उनको कभी भी आप भूल नहीं पाते हैं। तो सभी बच्चों को नोट्स अवश्य बनाने हैं। बाकी जो साथी नए हैं जिन्होंने अभी भी क्लास को ज्वाइन किया है, आप सभी प्रीवियस क्लास जो हमने करा दिया है उसको भी देखिएगा और डेली एक सीक्वेंस में सभी को क्लास करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।